प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत इसका दूसरा पार्ट भारत के भौतिक विभाग अर्थात भारत का भौतिक स्वरूप, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने भारत के भौतिक विभागों का वर्णन पढ़ा था कि भारत के कितने भौतिक विभाग हैं, कितने भागों में भारत को बांटा गया है, कितना भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, और उसका एक भाग अर्थात हिमालय पर्वत के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके अन्य भागों में जो प्रमुख है उसमें से हम इसका मैदानी भाग और इसके प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उत्तर का मैदान। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हिमालय पर्वत के बाद से ही कुछ समतल मैदान है। ये जो समतल मैदान है इसी को हम उत्तर के मैदान के रूप में के नाम से हम इसे जानते हैं। उत्तरी मैदान ये मुख्यतः 3 प्रमुख नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो क्या हुआ है, हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां बहकर आती हैं वो अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहाकर लाती हैं और उनका निक्षेपण इस मैदान में होता है। पर्वतों के जहाँ पर पर्वत आपके ख़त्म होते हैं वहाँ पर उनका निक्षेपण होता है, अर्थात वो वहाँ पर जम जाती हैं। किसमें? हिमालय के गिरिपाद में। गिरिपाद मतलब पर्वतों का, यहाँ पर मान लें हम पाद यानी पैर, मतलब जहाँ से पर्वत आपके शुरू होते हैं उनका पर्वतों का निचला हिस्सा, इसलिए हिस्से में ये जमा हो जाती हैं मिट्टियाँ और ये पत्थर वहाँ पर जमा होते हैं। तो इसी से ये विशाल मैदान बने हुए हैं और इनमें जो मिट्टी आती है वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, इसलिए यह उपजाऊ मैदान है। इनका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबे हैं। 2400 किलोमीटर की लंबाई में यह मैदान फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर 240 किलोमीटर है तो कहीं इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन जनसंख्या मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, बहुत कम क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण क्या है? इसका यही है कि जो ये मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध है और मिट्टी भी उपजाऊ है। इस कारण से यहाँ पर फसल अच्छी होती है और फसल अच्छी होती है तो इस कारण से लोग यहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं। सड़कों का भी यहाँ पर पर्याप्त जाल बना हुआ है, रेल मार्ग भी हैं और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो रहने के अनुकूल हैं। इस कारण से यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जाते हैं जहाँ पर देश की बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से कृषि होती है, इसलिए यहाँ पर भारत की फसलों की बहुत बड़ी मात्रा यहाँ उत्पन्न की जाती है, इसलिए यह हमारा उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। मतलब उत्तर के जितनी पर्वत हैं, आपके हिमालय पर्वत है, वहाँ से जो भी नदियाँ बहकर आती हैं वो अपने साथ कुछ न कुछ बहाकर लाती हैं, पत्थर लाती हैं, मिट्टी लाती हैं और पत्थरों के घर्षण से मिट्टी बन जाती है। तो अब उससे क्या होता है, लगातार निक्षेपण का कार्य हो रहा है, मतलब वो मिट्टी है वो इन मैदानों में आकर जम जाती है, इससे इन मैदानों का निर्माण होता है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है वहाँ के मैदान का जो ढाल है, जो ढलान है वो थोड़ा सा कम होता है और जब ढलान कम हो जाता है तो नदी का वेग कम हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, उसकी गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। नदी में द्वीप बन जाते हैं।
नदी द्वीप क्या होते हैं? ऐसे द्वीप जो कि नदी में होते हैं। द्वीप तो आप जानते ही हैं, द्वीप क्या होता है? ऐसा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको हम कहते हैं द्वीप। तो नदियों के बीच में कुछ टापू बन जाते हैं, कुछ द्वीप बन जाते हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, इनको हम नदीय द्वीप का हम कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप देखिए ऊपर लगा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, इसका नाम है माजुली, जहाँ लोगों का निवास है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, आगे देखिए, ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बँट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। तो ये जो नदियाँ होती हैं, जहाँ जब ये समुद्र में मिलती हैं तो इनकी गति कम हो जाती है। इस कारण से क्या होता है, ये बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। और क्या होता है, इन नदियों में, नदियों के निचले हिस्से में क्या होता है, गाद जमा हो जाती है, मतलब बहुत सारा ऐसा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से ये बहुत सारी धाराओं में बँट जाती हैं नदियाँ। और इन धाराओं को ही हम वितरिकाएँ कहते हैं। और ये जो आकृति बनती है, उस आकृति को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, इसमें दोआब के बारे में बताइए कि दोआब क्या होता है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियां बह रही हैं, उनके बीच का जो भी मैदान है, जो भी भाग होगा, उसको हम दोआब कहेंगे। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब। दो का मतलब होता है दो, और आब का अर्थ होता है पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है पाँच, और आब का अर्थ होता है पानी। पाँच पानी मतलब जहाँ पर 5 नदियाँ हैं, उस स्थान को कहते हैं पंजाब। तो पंजाब का नाम इसी आधार पर रखा गया है। तो ये आपका दोआब है, पंजाब है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर हम 3 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। इसके पश्चिमी भाग में, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए उसे पंजाब का मैदान उस पूरे क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। और वहाँ का मैदान पंजाब का मैदान कहलाता है। यह सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये जो मैदान है पंजाब का मैदान, ये किसने बनाया है, कौन सी नदियों ने बनाया है? ये सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम है, चनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज। इन सभी नदियों ने इस पंजाब के पूरे मैदान का निर्माण किया है। और पंजाब का बहुत बड़ा भाग इस समय पाकिस्तान में स्थित है। पहले ये भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो जब पाकिस्तान बना, देश का बंटवारा हुआ, तभी से वो भाग पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या भी बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको हम दोआब कहते हैं, इसलिए वहाँ पर दोआब की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आगे देखिए, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा उत्तरी मैदान के एक भाग को, एक भाग क्या है, उसे पंजाब मैदान के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वो जो आपका पंजाब का मैदान है, वो सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। अब आती है आपकी गंगा नदी। भारत की 3 प्रमुख नदियाँ हैं, एक सिंधु नदी तंत्र है, और एक आपका गंगा नदी तंत्र, और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जो मैदान सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। अगला आपका मैदान है जो गंगा नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया है, और इस मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है, वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो गंगा का मैदान है वो कहाँ है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो राज्य हैं, ये सभी गंगा के मैदान में ही बसे हुए हैं। तो ये आपका गंगा का मैदान है, जो कि गंगा नदी द्वारा बनाया गया है। और अब बचता है आपका तीसरा भाग, उत्तरी मैदान का तीसरा भाग, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये मैदान आपका कहाँ है? असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ये पूरा मैदान समतल है, जबकि ये मैदान समतल नहीं है। समतल तो है, लेकिन इसमें भी कुछ अलग अलग आकृतियाँ पाई जाती हैं।
इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। यहाँ भी अलग अलग आकृतियाँ हैं। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में हम बांट सकते हैं, है ना। वो 4 भाग कौन से हैं? वो 4 भाग आपके होते हैं, एक कहलाता है भाबर, एक है तराई और खादर और बांगर ना। इन 4 भागों में से बांट सकते हैं। अब देखिए क्या है, किस आधार पर बांटते हैं, कैसे बांटते हैं। नदियाँ पर्वतों से नीचे जब उतरती हैं, मतलब जब नदियाँ पर्वतों से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ कुछ पत्थर, कुछ कंकड़ वो अपने साथ बहा कर लाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गुटिका, और वो इनका निक्षेपण कर देती हैं पर्वतों के निचले क्षेत्रों में, जो कि उनके ढलानों पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में इनका ये निक्षेपण करती हैं, जिसको हम कहते हैं भाबर। इसको भाबर के नाम से जाना जाता है। मतलब नदी जब पर्वत से निकलकर मैदान में आती है, वो लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में उन कंकड़ और पत्थरों का निक्षेपण कर देती है, जो वो अपने साथ बहाकर लाती है, उसे हम कहते हैं भाबर। ठीक है। और इस भाबर में क्या होता है, जितनी भी आपकी नदियाँ होती हैं वो सभी लुप्त हो जाती हैं। लुप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं और इन पत्थरों के बीच से वो पानी बहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नदी यहाँ पर लुप्त हो गई है। वास्तव में नदी लुप्त होती नहीं है, वो पत्थरों के बीच से बहने लगती है, पत्थरों के बीच में से बहने लगती है, तो हमें वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती, इसलिए कहते हैं लुप्त हो गई है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ तथा नदियाँ पुनः निकल आती हैं, और इस पट्टी के दक्षिण में हम जब आते हैं तो जहाँ पर ये कंकड़ और पत्थर खत्म हो जाते हैं, जहाँ से मिट्टी के मैदान स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर ये नदियाँ फिर से निकल कर आ जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। अब ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आती हैं, मतलब मिट्टी वाले क्षेत्र में आती हैं, तो मिट्टी होने के कारण वहाँ पर क्या बन जाती है, दलदल बन जाती है ना। और इस दलदल वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। ठीक है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। घने जंगलों का क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भी है, और मिट्टी को मिल गया पानी मिलने से क्या होता है, वहाँ पर घने जंगल बन जाते हैं, इसलिए वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। अब ये जो जंगल था, इस जंगल को काट दिया गया है। क्यों काटा गया? क्योंकि हमें उन शरणार्थियों को कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराना थी, जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे, इसलिए इनको काट दिया गया। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति जाती है, मतलब आपको भारत के नक्शे में इस क्षेत्र का दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो वहाँ पर है, नेशनल पार्क है, उसको देखना है कि वो कहाँ है, तो ये आप नक्शे में देख सकते हैं। ठीक है। जब हम नक्शे का अध्ययन करेंगे तो इसे देखेंगे। आगे देखिए, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं और उसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं बाकी मिट्टी में। ठीक है। तो उसे है ना, उसे कहते हैं कंकड़। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो नदियाँ जहाँ बहती हैं, तराई के बाद से जो स्थान आपका स्टार्ट होता है, तराई के बाद जो मैदान आते हैं वहाँ पर भांगर मिट्टी, वहाँ वो मैदान भांगर कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं ना। ये थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है और यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता नहीं, क्योंकि ये मैदान ऊँचे हैं, और इनके निचले क्षेत्रों में जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं खादर। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और ये निचला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ हर वर्ष वहाँ पर बाढ़ आती है। तो बाढ़ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहाकर लाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए ये उपजाऊ मैदान कहलाते हैं और ये खेती के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ पर खेती भी की जाती है। तो ये हमारे मैदानी क्षेत्र यहाँ पर पूरे होते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ हमारे 2 भाग होगा भारत के, हिमालय पर्वत मतलब पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी भाग, इन दोनों का हमने अध्ययन कर लिया है। हिमालय क्षेत्र का अध्ययन मतलब पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था, और इस वीडियो में हमने मैदानी भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं।
अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का तीसरा भौतिक भाग है, मतलब भारत का एक तीसरा भौतिक स्वरूप है। भारत में सभी प्रकार की भौगोलिक आकृतियाँ पाई जाती हैं, आप जानती हैं। तो उसमें मतलब भारत में पठार भी पाए जाते हैं। इन पठार को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीप पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पठार है वो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से समुद्र से, जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से के साथ घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो हमारा जो पठारी क्षेत्र है, जो पठार है जहाँ पर हम निवास करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र क्या है वो पठार में ही आता है। हमारा मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, हमारा जो पठार है, हमारा जो भी स्थल है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ उसके तीन ओर क्या है? समुद्र है। वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ठीक है, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और इसकी विशेषताएँ क्या है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है ना। एक मेज की आकृति जैसा है। ये पृथ्वी का एक उभरा हुआ भाग होता है जो कि ऊपर से बिल्कुल समतल होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पठार। तो यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ये पुराने क्रिस्टल आग्नेय शैलों से, रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। आग्नेय शैल क्या होती है? जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनके साथ जो शैलें निकलती हैं, गर्म शैल, जो गर्म पदार्थ निकलते हैं, लावा निकलता है, वो जम जाता है तो उससे आग्नेय शैलें बनती हैं। रूपांतरित शैलें क्या होती हैं? बहुत सारी जो मिट्टियाँ होती हैं, पत्थर होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जमते जाते हैं और बहुत लाखों वर्षों के बाद संपीड़ित हो जाते हैं, उनसे शैलें बन जाती हैं, वो आपकी रूपांतरित शैलें कहलाती हैं। ऐसी आपकी क्रिस्टलीय शैलें भी होती हैं। तो इन सभी शैलों से बना हुआ हमारा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, और ये जो गोंडवाना भूमि थी वो हमारे एशिया महाद्वीप में नहीं थी। ये यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ी हुई थी गोंडवाना भूमि। तो वहाँ से ये हिस्सा टूटा और बहकर, बहुत सालों पहले की बात है, वहाँ से बहकर आया और इसकी एशिया महाद्वीप के साथ टक्कर हुई। उस टक्कर से हिमालय पर्वत बना और फिर ये गोंडवाना का जो हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप के साथ ही जुड़ा रह गया। इस कारण से क्या है, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ये बहुत ही प्राचीन भूभाग है, बहुत ही पुराना भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ खाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन वो चौड़ी ज़्यादा होती हैं और गहरी कम होती हैं। छिछली मतलब जिनकी गहराई बहुत कम है। इस प्रकार की घाटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और गोलाकार पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। पहाड़ भी हमारे क्षेत्र में बहुत हैं, आपने देखे होंगे, आपके गंज बाजरा के आसपास भी पहाड़ हैं। जैसे आपका उदयपुर में पहाड़ हैं, गोल गोल पहाड़ पाए जाते हैं ना, तो गोलाकार पहाड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक है उसका मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो हम दोनों का ही अध्ययन इधर करने वाले हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार का वो हिस्सा जो कि मध्य में है, जो भारत के मध्य में है, मालवा के पठार के आसपास फैला हुआ है, नर्मदा नदी के उत्तर में है ना, उसको हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, जो हमारी मध्य उच्च भूमि है, उसके आसपास क्या है, विंध्याचल की श्रृंखलाएँ हैं। उसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। इससे हमारा ये पूरी मध्य उच्च भूमि घिरी हुई है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। ये जो भूमि है, ये जब हम इसमें पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वहाँ से क्या हो जाता है, धीरे धीरे राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र वहाँ पर लग जाता है, अर्थात मरुस्थल का क्षेत्र लग जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इस क्षेत्र में हमारी चंबल बहती है, सिंध है, बेतवा है। बेतवा तो आपके पास में ही है, गंज बाजरा के पास से बहती है बेतवा। तो बेतवा नदी, कैन नदी भी बहती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। तो अब इन नदियों की दिशा भी यहाँ पर दी गई है, तो उनकी दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं।
इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं कि इस क्षेत्र का ढाल कहाँ है, ठीक है। और मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। तो पश्चिमी क्षेत्र में जब हम जाएंगे, मतलब राजस्थान की तरफ अगर देखेंगे तो हमारा प्रायद्वीप वहाँ पर उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई कम हो जाती है ना। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारे जो पठारी क्षेत्र आएंगे उनको बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड का पठार जैसे आप जानते हैं आपके विदिशा जिले के बाद ही लगा हुआ है बुंदेलखंड का क्षेत्र। सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पूरा ये क्या बुंदेलखंडी क्षेत्र है, तो उसके पठार को बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। और बघेलखंड का पठार कहाँ है आपका, उसके आगे जो हम जाते हैं यहाँ रीवा है, रीवा, सतना, वो क्षेत्र है, उसको हम बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। तो ये इनके स्थानीय नाम है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तो इसके और पूर्व में जब हम जाते हैं तो जो पठार मिलता है उस पठार को हम छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं, उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। तो अब हम इसके दक्षिण के पठार को देखते हैं। तो जो दक्षिण का पठार है वो क्या है, एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में हमारी मध्य उच्च भूमि है और इसके दक्षिणी भाग में जो भूमि है उसको हम जानते हैं दक्कन के पठार के नाम से। तो नर्मदा नदी के दक्षिण का जो भाग है वह दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। यह एक त्रिभुज के आकार के समान है, मतलब इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपड़ा की श्रृंखला है, मतलब उत्तर में जो इसका भाग है वो चौड़ा है ज़्यादा, ठीक है। जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। और भारत के मानचित्र पर इन पहाड़ियों को और इन श्रृंखलाओं को हमें देखना है, ये प्रसिद्ध कहाँ है, तो हम जब मानचित्र पढ़ेंगे तब देखेंगे। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्वी की ओर कम ढाल वाला है। तो दक्षिण के पठार की ये विशेषता है कि ये पश्चिम में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्व में इसका ढाल बहुत ही कम है, मतलब इसका ढाल कम अर्थात इसकी ऊंचाई और इसके उच्चावच में कम अंतर है, मतलब एक समान ऊंचाई वहाँ पर पाई जाती है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। उत्तर पूर्व में भी इस पठार का एक भाग है जिसे हम स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाने जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। एक भ्रंश मतलब भ्रंश क्या होती हैं, गहरी घाटियाँ होती हैं जिनके द्वारा जो हमारे जो स्थल होता है वो अलग हो जाता है। तो एक भ्रंश के द्वारा वो छोटा नागपुर का पठार अलग हो गया। छोटा नागपुर के पठार से उत्तर पूर्व का मेघालय का जो पठार है वो अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्वी की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएँ इसकी निकलती हैं, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया की कुछ पहाड़ी हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जो कि हमारे पश्चिम से पूर्वी की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दक्कन का पठार है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब दक्कन के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। अब जो हमारा दक्कन का पठार है हम जानते हैं कि वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक ओर तो इसमें नर्मदा नदी है और सतपुड़ा पर्वत लगा हुआ है, लेकिन उसके जो 2 भाग बचते हैं उन दोनों तरफ क्या है, समुद्र है। तो इनसे दोनों तरफ, एक तरफ पश्चिम में भी समुद्र और पूर्व में भी समुद्र है, तो दोनों तरफ दोनों घाट स्थित हैं। पूर्वी की तरफ पूर्वी घाट और पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है, मतलब पश्चिम का जो तट है, समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है, उस तट के समानांतर जो भाग स्थित है उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें, मतलब ये क्या है, कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं जिनसे हम इन पूर्वी घाट को पार कर सकते हैं। तो ये हमें मानचित्र में देखना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, मतलब पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, मतलब पश्चिमी घाट पर जो पर्वत शिखर पाए जाते हैं, जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। और पूर्व में जो घाट है उनकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है।
पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। जो महानदी बहती है पूर्वी घाट में, वहाँ से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, ठीक है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। मतलब इसमें बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में और वो सब इसी घाट से होकर जाती हैं। इस कारण से ये घाट आपका कटा हुआ है, लगातार नहीं है, अर्थात ये सतत नहीं है, ये कहीं कहीं से कटा हुआ है, क्योंकि बीच में नदियाँ आ जाती हैं। और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। मतलब यहाँ पर जो पर्वत हैं पश्चिमी घाट पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। इस कारण से यहाँ जैसे ही जो आर्द्र हवाएँ आती हैं समुद्र से, वो इन ढालों से टकराती हैं और टकराकर यहाँ पर वर्षा कर देती हैं। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। इनके कुछ स्थानीय नाम हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले पर्वत शिखरों की ऊंचाई बढ़ जाती है, वो पर्वत ऊंचे होते जाते हैं। इस भाग के कुछ ऊंचे शिखर हैं। जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तथा डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। तो देख सकते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पश्चिमी घाट पर अधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी घाट पर नहीं पाए जाते। तो ये अंतर आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर वो 2695 मीटर ऊंचा है, जबकि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर केवल 1500 मीटर ऊंचा है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। तो इस प्रकार इनकी ऊंचाई में भी अंतर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उडगमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है ना, ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र है और ये प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है। तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में देखी तो ये कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, है ना, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। ऊटी है ना, इनको हम नक्शे में देख सकते हैं कि ये नक्शे में कहाँ है। प्रादीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। प्रादीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। आपने देखा होगा आपके आसपास, हमारे क्षेत्र के आसपास जहाँ हम निवास करते हैं, वहाँ खेतों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ से काली मिट्टी आई है, इसका हमें इसमें अध्ययन करना है, जिसे हम इस काली मिट्टी को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। ज्वालामुखी जब फटते हैं तो इसमें साथ में क्या आता है, लावा निकलता है। वो लावा ठंडा होने के बाद क्या होता है, कहीं कहीं पत्थरों में के रूप में भी जम जाता है और फिर वो उसमें से मिट्टी का निर्माण भी होता है। इसलिए इसके सेल आग्नेय, मतलब इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ क्या हुआ, अपरदन होता है। इन सेलों में अपरदन होता रहता है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसलिए हमारे क्षेत्र में जो मिट्टी है वो कैसी है, काली मिट्टी है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। तो ये हमारी कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार की कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार आज हमने भूगोल के अध्याय 2 के भारत के भौतिक स्वरूप के 2 भागों का अध्ययन किया है। मतलब इसके 2 भौतिक विभागों का हमने अध्ययन किया है। एक हमारा भौतिक भाग है पर्वत और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अभी इस पाठ के कुछ और भौतिक विभाग भी हमारे बचे हुए हैं। भारत के कुछ और भौतिक क्षेत्र भी अभी बचे हुए। अभी का हमें कौन कौन से और पढ़ना है, अभी हमें तटीय प्रदेश और पढ़ना है, भारतीय मरुस्थल और पढ़ना है, और भारतीय द्वीप समूह भी अभी हमें और पढ़ना है। तो वो हम उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।